बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 कैशियस एक्सचेंज, उसका लास्ट टॉपिक, लास्ट तो नहीं, इसके बाद भी 2 टॉपिक और हैं। अभी जो टॉपिक है वो रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये हमारा टॉपिक। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। रेट वर्ड का वैसे तो मैथमेटिकल वर्ड अलग है, लेकिन अभी वो तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए रेट का मतलब है रफ्तार। ब्रीथिंग, सांस लेने की रफ्तार। कब? एट रेस्ट, जब आप रेस्ट पोजीशन में हो, लेटे हों, बैठे हों, रिलैक्स हों, उस वक्त आपके सांस लेने की रफ्तार। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हों, भाग दौड़ कर रहे हों, उछल कूद कर रहे हों, उस वक्त सांस लेने की रफ्तार क्या होगी, ये टॉपिक है। क्या सांस लेने की रफ्तार रेस्ट पोजीशन में भी वही होती है जो दौरान एक्सरसाइज होती है? तो ये तो छोटे बच्चे को भी पता है कि जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो आपके सांस की रफ्तार नॉर्मल होती है, जैसे कि मैं इस वक्त हूँ। और जब आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं, उछल कूद कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो आप तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, आपके सांस की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। इसके पीछे वजह क्या है, ये हमारा टॉपिक है। इसको अगर आपने समझना है तो पहले एक ज़रा कॉन्सेप्ट को समझ लें। एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो बेहद अहम है, मैं बता दूं आपको, बहुत अहम है। इसको समझिए, इसमें फिज़िक्स भी आएगी थोड़ी सी, ठीक है। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। आसान लफ्ज़ों में काम करने की सलाहियत। जितनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं। कम एनर्जी होगी तो कम काम करेंगे, आसान सी बात यह है। तो आपका काम जो है, ये भी 2 किस्म के काम हैं। जब आप रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इस वक्त भी आपकी बॉडी वर्क कर रही है। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त भी आपकी बॉडी जो है वो वर्क कर रही है, बॉडी वर्क कर रही है। तो दोनों में फ़र्क है। तो बॉडी जब आपकी रेस्ट पोजीशन में है तो कम वर्क कर रही है, तो एनर्जी जो है वो कम यूटिलाइज होगी। और जब आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा वर्क करेगी तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होगी। आपके सांस लेने की रफ्तार का ताल्लुक़ एनर्जी के साथ बहुत गहरा है। अब ज़रा चलते हैं कि एनर्जी का ताल्लुक़ क्यों है, इसका ताल्लुक़ क्यों है। कोई भी बॉडी हरकत एनर्जी के बगैर नहीं कर सकती। आपको पता है, मैं जो अभी हरकत कर रहा हूँ मैं भी एनर्जी की वजह से कर रहा हूँ। ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? आपकी बॉडी में पहले से मौजूद है ग्लूकोज, जिसको C6H12O6 कहते हैं। ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में कहाँ से आया? आपने जो खाना खाया, आपका फूड जो है वो 5, 6, 7 किस्मों के मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मजमूआ है। ब्रेकफास्ट है या लंच है, वो जो फूड है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स या बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं या पॉलीमर्स जो हैं, उनके नाम क्या हैं? जिनसे मिलके आपका फूड बना है, उनके नाम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। उन्हीं के अंदर, फूड के अंदर एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ग्रुप जिनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जब आप खाना खाते हैं, खाना आपके पेट में पहुंचता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। अब ये जो स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो इन स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें एक किस्म जो है वो ग्लूकोज कहलाती है। स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी किस्में होती हैं,
जिसमें से एक किस्म जो है वो ग्लूकोज कहलाती है। एक और किस्म है स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल की, जिसको फ्रक्टोज कहते हैं। एक और किस्म है जिसको सक्रोज कहते हैं। एक और किस्म है जिसको लैक्टोज कहते हैं। एक और किस्म है जिसको ग्लूकोज कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया ग्लूकोज आपकी बॉडी में पहुंचा कैसे। जो आपने खाना खाया वो खाना लार्जर फूड मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ था। उनमें प्रोटीन भी था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब थे। और डाइजेशन के दौरान फूड के लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन भी लार्जर फूड मॉलिक्यूल है और फैट्स भी लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी उनकी भी डाइजेशन होती है, वो भी टूटते हैं। प्रोटीन जो है वो ब्रेक होके अमाइनो एसिड्स में, स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। फैट्स जो हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज, इनमें टूट जाते हैं। स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में जब डाइजेस्टिव सिस्टम में ये टूट जाते हैं लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ग्लूकोज में, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पार्ट जो है, आखिरी तो नहीं, आखिरी से पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है, उसमें जाके ये स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ये ब्लड जो है इन्हीं स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लेके ब्लड चला जाता है और कहाँ दे जाता है, आपकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सेल्स मौजूद हैं। आपकी पूरी बॉडी सेल्स का मजमूआ है। आपके हाथ, पैर, नाक, कान, नाखून सब सेल्स से मिलके बने हैं। ब्लड का काम ये है कि इसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ रहे हैं ब्लड में, अब ब्लड का काम है कि इनको ले जाके हर सेल को दे दे। तो ये दास्तान थी कि किस तरह आपकी बॉडी के सेल्स में ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पहुँचे। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपको क्या देंगे, आपको एनर्जी देंगे। वही एनर्जी जिसकी ज़रूरत है आपको काम करने के लिए, आपकी बॉडी को काम करने के लिए। लेकिन ये कब देंगे, इसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो देगा वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम देगा, निज़ाम तनफ़ुस देगा, सांस लेने का निज़ाम। ये एयर में से ऑक्सीजन जो है ये भी ब्लड में शामिल होगी और ब्लड जो है वो ले जाके हर सेल को ये ऑक्सीजन भी दे देगा। हर सेल में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी पहुंच गए और हर सेल में ऑक्सीजन भी पहुंच गई। इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा, तीन चीज़ें पैदा होंगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी जो कि एक्सेल हो जाएगी, दोबारा सेल्स से ब्लड में शामिल होगी। ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा और ला के अल्वियोलाई को दे देगा और अल्वियोलाई से दूसरी तरफ एयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगी और उसके बाद एक्सेल होकर आपकी बॉडी से बाहर खारिज हो जाएगी। वाटर जो है प्रोड्यूस होगा जो कि सेल्स में ही रहेगा। और तीसरी एक चीज़ है जिसको डेल्टा एच कहते हैं, इसको नॉर्मली एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी। अब बात हो रही है काम की रफ्तार की। अगर रेस्ट पोजीशन में है तो काम की रफ्तार स्लो है, ज़रा समझिएगा इसको। रेस्ट पोजीशन में है तो काम की रफ्तार स्लो है। अगर काम की रफ्तार स्लो है, वर्क स्लो हो रहा है, तो एनर्जी की कम ज़रूरत है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं नक्शा बनाता हूँ इसका। वर्क क्या है, स्लो है। अगर स्लो वर्क है तो लेस एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से। इसका मतलब लेस ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा, कम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लेस जो है वो आपको ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स चाहिए। लेस जो है वो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे। यहाँ पे कनेक्शन देख रहे हैं आप, कम ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे क्योंकि कम जो हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक करने की ज़रूरत है। और कम मॉलिक्यूल्स ब्रेक करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपको एनर्जी कम चाहिए। और आपको एनर्जी कम क्यों चाहिए, क्योंकि आपका वर्क जो है वो स्लो है। और स्लो वर्क कब है, जब आप रेस्ट पोजीशन में हैं, जब आप रेस्ट पोजीशन में हैं। वेरी सिंपल, आई बात समझ में कि रेस्ट पोजीशन में है तो स्लो एनर्जी क्यों चाहिए। और जब आप रेस्ट पोजीशन में हैं, स्लो वर्क हो रहा है, कम एनर्जी चाहिए,
कम एनर्जी के लिए कम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स किससे मिलते हैं आपको? ब्रीथ करने से, सांस लेने से। सांस लेने से तो सांस भी आप क्या लेंगे? सांस भी आप स्लो लेंगे। इसका रेट जो होगा ब्रीथ का वो क्या होगा? स्लो होगा। समझ में आ गई बात? स्लो सांस ले रहे हैं, स्लो जो है वो ऑक्सीजन जाएगी, स्लो जो है वो ऑक्सीजन जाएगी तो कम ऑक्सीजन जाएगी, कम ऑक्सीजन जाएगी तो कम ऑक्सीजन की ही तो ज़रूरत है, क्योंकि कम जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक होने हैं, क्योंकि कम ही एनर्जी चाहिए, क्योंकि कम काम कर रहे हैं, रेस्ट पोजीशन में है। चक्कर समझ में आया? अब इसका अपोजिट देख लेते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा जब आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सरसाइज में आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आपको एनर्जी वर्क क्या हो रहा है? मोर वर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। मोर वर्क होगा तो आपको क्या चाहिए? मोर एनर्जी चाहिए। मोर एनर्जी चाहिए तो मोर कौन सी चीज़ें ब्रेक होंगी? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे। मोर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक। क्यों ज़्यादा आखिर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा काम हो रहा है। और ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? ज़्यादा मोर जो है वो आपको ऑक्सीजन चाहिए। और मोर ऑक्सीजन आपको जब भी मिल सकती है जब रेट ऑफ ब्रीथ जो है वो क्या हो? फास्ट हो। क्या हो? फास्ट हो। तो आप भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना आप चाहते हैं, आपकी बॉडी चाहती है। और बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब भी हो सकते हैं जब बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, और बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब भी हो सकते हैं जब आपके सांस की रफ्तार जो है वो तेज़ होगी, स्पीडी सप्लाई होगी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की। तो स्पीडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए रेट ऑफ ब्रीथ जो होगा वो स्लो नहीं होगा, वो फास्ट होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो पहले तो आप स्लो चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अब हम ज़रा एक और केस ले लेते हैं। आप ये दोनों चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि रेट ऑफ ब्रीथ जो है वो एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपको सारा किस्सा समझ में आ गया। अब 3 केस ले लेते हैं। आप वॉक कर रहे हैं, सिंपली सिर्फ आराम से चहलकदमी कर रहे हैं, फिर आप दौड़ना शुरू कर देते हैं, रन, स्लोली आप रनिंग करना शुरू कर देते हैं, जॉगिंग जिसको कहते हैं, स्लोली आप रनिंग करना शुरू कर देते हैं, फास्ट रनिंग करना शुरू कर देते हैं। अचानक ही आप रन फास्ट बहुत तेज़ करना शुरू कर देते हैं रनिंग, और उसके बाद रन जो है वो वेरी फास्ट, बहुत तेज़ आप रनिंग करते हैं। पहले क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे? रनिंग, स्लो रनिंग की, फिर क्या रनिंग आपने थोड़ी फास्ट की, फिर आप एक्सट्रीमली फास्ट जो है वो दौड़ने लग गए। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है। सांस की रफ्तार क्या होगी? यहाँ पर सांस की रफ्तार नॉर्मल होगी, रेट ऑफ ब्रीथ स्लो होगा। यहाँ पर रेट ऑफ ब्रीथ थोड़ा तेज़ हो जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ ब्रीथ जो है वो और तेज़ हो जाएगा। मतलब यहाँ तक जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। लेकिन जब आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि आप, और इसके साथ साथ सांस भी आप बहुत तेज़ ले रहे हैं, तेज़ ले रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ सांस लेने के बावजूद भी ऑक्सीजन की वो सप्लाई जो है वो पहुंच नहीं पा रही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के पास। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तो हैं, आपने ठीक ठाक नाश्ता वाश्ता किया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही जिस हिसाब से आप रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर स्विचिंग होगी। जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नाकाम हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा, किस चीज़ में? कि प्रॉपर जितनी आपको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आप ब्रेक करना चाहते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए अगर उतनी जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो रही हो, तो फिर क्या होता है? आपकी बॉडी जो है वो
स्विच कर जाती है, आपकी बॉडी या आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं ये स्विच कर जाते हैं। किस चीज़ की तरफ स्विच कर जाते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन से एन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको भी ज़रा लिख लूँ, एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भले एरोबिक हो या एन एरोबिक हो, रेस्पिरेशन अगर हो रही है तो हम जानते हैं रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और एनर्जी रिलीज होती है। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर लें तो एक बात तो तय है कि इसके अंदर भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो ब्रेक होगा ही, C6H12O6, लेकिन ऑक्सीजन की मदद से नहीं, ऑक्सीजन की मदद से नहीं, बल्कि आपकी बॉडी जो है, आपके मसल्स जो हैं वो खुद ही, इसके ऊपर और डिटेल्ड बात है, वो तो फ़िलहाल मैं नहीं करना चाहता, बस आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं, आपकी बॉडी जो है वो फिर ऑक्सीजन का वेट नहीं करेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से बात नहीं बनेगी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो ऑक्सीजन से टूट रहे थे, ऑक्सीजन का वेट अब नहीं हो पा रहा, अब क्या होगा कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटेंगे, ब्रेक होंगे, अब भी एनर्जी देंगे, लेकिन उतनी एनर्जी तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से ब्रेक हो गया है, आपकी बॉडी एरोबिक से एन एरोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर चुकी है। ऑक्सीजन तो अब भी जा रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, आप सांस तो ले रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ ले रहे हैं, लेकिन आपकी जिस्म के कुछ हिस्से जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हैं, जैसे कि आपके मसल्स, आपके हाथ, आपके पैर उस रनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मसल्स जो हैं वहाँ पर क्या होगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन की मदद से नहीं होगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन की मदद से नहीं होगा तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही थी वो नहीं पैदा होंगे, बल्कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्लस डेल्टा एच, एनर्जी तो मिलेगी लेकिन साथ में अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी, लैक्टिक एसिड मिलेगा। ये जो लैक्टिक एसिड है ये पेन प्रोड्यूस करेगा आपके मसल्स के अंदर, क्या प्रोड्यूस करेगा, इससे आपको पेन होगा, दर्द होगा। एक्सरसाइज तो जो आपने बड़ी वो जो आपने रनिंग की और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की, उससे बात तो बन गई, ठीक है, बात तो बन गई, लेकिन उसके नतीजे में आपकी बॉडी क्या हुई, आपकी बॉडी जो है एरोबिक से एन एरोबिक की तरफ जो है वो स्विच कर गई, उससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक भी हुए, आपको एनर्जी भी मिली, उतनी मिकदार में नहीं मिली लेकिन मिली जिससे आपने अपना मामला तो कर लिया कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे थे, वो एनर्जी चाहिए थी वो मिल गई, लेकिन फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, इससे पेन प्रोड्यूस होगा, आपके मसल्स में, बॉडी में दर्द होगा। अब ये लैक्टिक एसिड जो है बाद में इसको आपकी बॉडी जो है वो खुद ही कवर अप कर लेती है, ठीक है, इस लैक्टिक एसिड को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है आपकी बॉडी, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है। बहरहाल, तो ये जो हमारे पास सिस्टम है जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस सिस्टम को कहते हैं ऑक्सीजन डेट। ऑक्सीजन डेट, ये बी जो है यहाँ पे साइलेंट है, ज़रा ध्यान रखिएगा, बी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। काफ़ी लोग जो है वो इसको डेट बोलते हैं, इसको रिसिप्ट बोलते हैं, तो भाई ये गलत है, ये पी की आवाज़ भी यहाँ नहीं निकलती, यहाँ बी की आवाज़ भी निकलती। कॉम्ब बोलते हैं, ये भी गलत है। बॉम्ब बोलते हैं, ये भी गलत है। चलें ये भी सुन लें आप, ये सारे साइलेंट लेटर्स है। इसको पढ़ेंगे कॉम्ब, इसको पढ़ेंगे बॉम्ब, इसको पढ़ेंगे डेट, ये दैट्स इट, और इसको पढ़ेंगे रिसीट, रिसिप्ट नहीं। काफ़ी मैंने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों को ये बोलते हुए देखा है। बहरहाल, अब जो स्टेट होगी आपकी बॉडी की उसको आप कहेंगे ऑक्सीजन डेट। डेट का मतलब होता है मकरूज होना,
जिस पे कर्जा चढ़ा हुआ हो, तो ऑक्सीजन का कर्ज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है वो कर्जे में चली जाएगी। ठीक है, किस सेंस में चली जाएगी? ये जो है चली जाएगी उसमें लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। आज आपको वजूहात भी पता चल गए। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।